अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है ग्रॉस रूम एंड स्पेसिमेन हैंडलिंग। ये एमएलटी का हमने कोर्स स्टार्ट किया था। इसमें हमने पहले जो चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसमें बताई गई है कि आपके पास अगर सैंपल आ रहा है ना, ठीक है, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको रखना है और कैसे उससे जो मतलब टेस्ट वगैरह करने हैं या उसका जो कहते हैं ना डाइसेक्शन कैसे करनी है, ये सारी की सारी गाइडलाइन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वो कहता है कि वही आपके पास कोई भी सैंपल आता है तो उसकी डाइसेक्शन होती है दो पर्पज़ के लिए। या तो हम उसके लिए हिस्टोलॉजिकल पर्पज़ के लिए करते हैं कि आप माइक्रोस्कोप के लिए देखो कि उस वो क्या चीज़ है और कि मतलब कोई ट्यूमर है, आया कोई इन्फेक्शन है, किस वजह से है, कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि आपने ना उसको रख लेना होता है इन फ्यूचर यूज़ के लिए, एज ए उसको फिक्सेटिव में डाल के, ठीक है, फ्यूचर के लिए हम उसको रख लेते हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए, या बाद में जो कोई मतलब बाद में कोई डायग्नोज या उस रिलेटेड कोई आपके पास स्पेसिमन आता है तो हमारे लिए ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, काफ़ी आसान हो जाती हैं। वो कहता है अब सबसे पहले होता है कि सेफ्टी फर्स्ट एंड लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहते हैं अगर लेबॉर्ट्री वाला बंदा अपने आप को, जाहिर सी बात है लेबॉर्ट्री में हर किस्म की बीमारियों से रिलेटेड केमिकल्स होते हैं, शार्प एजिज होते हैं, ठीक है, इनसे अगर वो नहीं बचेगा तो वो फिर जाहिर सी बात है अपना काम कैसे कर पाएगा। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेफ्टी सबसे पहले है। सबसे पहले अपने आप को बचाना है, फिर उस स्पेसिमेन को बचाना है, फिर अपनी लैब को बचाना है जो आपका वर्किंग एरिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लैब में आपको टॉक्सिन मिल जाता है, फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं, एलर्जिक चीज़ें होती हैं, कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती हैं और इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं। इसके अलावा शार्प कटिंग एजेस होते हैं, कम्प्लेक्स मशीनरी होती है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एट द रिस्क पे होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी होती हैं, आपने सबसे पहले अपने आप को बचाना है, फिर आपने उस सैंपल को बचाना है और फिर अपने एरिया जो वर्किंग एरिया लेबॉर्ट्री में उसको आपने बचाना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आप लैब में काम करोगे तो आपने उसके कुछ एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग क्या कहते हैं, प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं, तो वो आपने फॉलो करना होते हैं। दूसरा, और प्रोटेक्टिव आपका ग्लव्स होते हैं, ठीक है, आपका लिबास होता है, ये सारी चीज़ें भी आपने, जिसे पीपीई कहते हैं, ये भी आपने पहन के रखनी है। ये साथ में मैं आपको तस्वीर में दिखा दूंगा कि ये चीज़ें आपने पहननी है ताकि आप सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन हो, फिर आपने बाकी जो चीज़ें उनकी प्रोटेक्शन आपने देख लेनी है। आगे चलते हैं, अगला जो है वो टॉपिक है वो है स्पेसिमन रिसेप्शन। आपके पास जब स्पेसिमन आएगा तो आपने उसको कैसे रिसीव करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको आपने बाकी चीज़ें मतलब नाम वगैरह देना है और कैसे उसको रखना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि स्पेसिमन को रिसीव करने के लिए ना एक अलग से सेपरेट रूम होना चाहिए। क्यों कि वहाँ पे एक तो स्टाफ, ठीक रहा, दूसरा जो होता है ना नॉन लेबोरेटरी हॉस्पिटल स्टाफ जो होता है जिसने आपको देने आना है, ये वो उनका आना जाना लगेगा तो वो अलहदा से हो ताकि आपके जो मेन वर्किंग एरिया है ना वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है विजिटर का भी, क्योंकि कोई सैंपल की रिपोर्ट लेने आ रहा है, कोई सैंपल देने आ रहा है, तो उसके लिए एक अलहदा रूम होना चाहिए। ठीक है, अब ये रूम कैसा हो, एक तो ये वेल वेंटिलेटेड हो, ठीक है, लाइट अच्छी हो। दूसरा, इसमें जो बेंच वगैरह हैं वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, एडुकेट लाइटिंग, सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए और अब्जॉर्बेंट ग्रेन्यूल्स होने चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लॉथ होने चाहिए जो के ज़रूरी हैं ताकि ड्यूरिंग आप रिसेप्ट करते वक्त भी आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना लग सके। ठीक है, आगे हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉडी फ्लूइड मिलेगा, फिक्सेटिव लीकेज मिलेगा, मिसहैप्स मिलेंगे, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टाफ आपने करना है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने स्पेसिमेन के साथ करने हैं। सबसे पहले तो कंफर्म द आइडेंटिटी कि कौन सा स्पेसिमेन है। दूसरा, उसको किस लेबॉर्ट्री में भेजना है। देखो ना, हर आपने उसको हर चीज़ के लिए ना डिफरेंट एक वर्किंग एरिया होता है। ठीक है, लैब के कुछ पोर्शंस होते हैं जहाँ पे कुछ पैथोलॉजिकल वर्क चल रहा होता है, कुछ हिस्टोलॉजिकल वर्क चल रहा होता है, तो आपने वो कहाँ भेजना है ये भी आपने असाइन कर लेना है। फिर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, अक्सर औकात ये होता है कि एक लैब के साथ 2-4 हॉस्पिटल अटैच होते हैं, तो आपको ये भी पता लगाना है कि किस हॉस्पिटल से ये स्पेसिमेन आपका आया है। उसके बाद क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है ये भी आपने देखनी है। फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ क्या है,
CNIC, ठीक है, और उसके बाद कंटेक्ट नंबर कारस्पॉन्डिंग का, ठीक है। ये मोस्टली हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, या अगर खुद कोई जिस तरह से पेशेंट या उससे रिलेट कोई आया है तो उसको आपने ये दे देना है, और सॉरी उसका कंटेक्ट नंबर आपने लिख लेना है। आगे हम चलते हैं। अब वो कहता है कि जो भी स्पेसिमेन आता है ना उसको लिखने के एक दो तरीके होते हैं। केस 1 यहाँ दिया हुआ है। वो कहता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्पेसिमेन आया तो आपने उसको नंबर दे दिया 2345, ठीक है, L और /17। वो कहता है इसमें जो आखिर में लिखा जाता है ना वो ईयर लिखा जाता है, और बाकी स्पेसिमन के नंबर होते हैं कि साल में जिस तरह आ रहे हैं उस हिसाब से आपके पास उसका एक स्टॉक और एक रिकॉर्ड मेंटेन होता चला जाएगा, ताकि इन फ्यूचर में हम उसको इजीली ट्रैक कर सकें, ठीक है। और स्लैश के बाद जो 17 है वो ईयर्स को शो करता है कि 2018 में आया था, 2017 में आया था, 16 में आया था, इस तरह से। लेकिन वो केस 2 बताता है। केस 2 क्या होता है? केस 2 में होता है कि आपने क्या करना है, आपने जो स्पेसिमन है, ठीक है, उसको साथ फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही पेशेंट के 2 से 3 स्पेसिमन आ गए हैं, तो हम फिर इसको कैसे लिखेंगे? वो कहता है इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो ABC यूज़ करते हैं, दूसरा क्या, हम उसके लिए 1 2 3 नंबर यूज़ करते हैं कि आपके पास एक पेशेंट की स्प्लीन आई है, ठीक है, और मतलब इसको ना हम सब पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। स्प्लीन के आपने 2 टेस्ट करने हैं, ठीक है, या कोई फॉर एग्जांपल ट्यूमर आया उसके आपने 2 टेस्ट करने हैं, तो हम फिर उसको इस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, ABC के हिसाब से, और 1 2 3 के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। आगे हम चल लेते हैं। वो कहता है डाइसेक्शन रूम क्या होता है, ठीक है। डाइसेक्शन मतलब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो डाइसेक्शन रूम। वो कहता है डाइसेक्शन रूम वो होता है जहाँ पे सर्जन क्या कर रहा होता है, कट वगैरह लगा रहा होता है। वो कहता है ये फुली लाइटेड होना चाहिए अच्छे तरीके से, उसके बाद वेंटिलेटेड होना चाहिए, और इसके ऊपर ना एक ग्रास टेबल रखी होनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल मैं आपको साथ में दिखा दूंगा जहाँ पे सर्जन ने काम करना है, ठीक है। इसके अलावा अब डाइसेक्शन जो एरिया है ना उसमें गुड इलेक्ट्रिक, ठीक, और न्यूट्रल लाइट होनी चाहिए, गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास प्रोटेक्टिव क्लॉथ होने चाहिए, और ग्लव्स होने चाहिए, और जो भी इक्विपमेंट है वो होने चाहिए, फोटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। उसके बाद टिश्यू मैसीरेटर, डिस्पोजेबल बेन होनी चाहिए, ताकि कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसमें आप उसको फेंक सको, ठीक है। डाइसेक्शन रूम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, जाके पैथोलॉजिकल और जो उसके साथ स्टाफ है वो इजीली वहाँ पे काम कर सके, ठीक है। प्रोटेक्टिव ऑल द स्टाफ ऑफ द फॉर्मलिन, सारे हमने जो रूम है उसको अच्छे से डाइसेक्ट, लास्ट टाइम स्टीलाइजेशन पढ़ा था ना, उसको स्टीलाइज और आपने क्या करना है, फॉर्मलिन वेपर से, हैजर्ड फ्लूइड से उसको बचा के रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमने डाइसेक्शन से पहले जो कौन कौन से हैं उसमें क्या है, हमने वो कहता है कि फिक्स करने से पहले ना, फिक्सेटिव डालने से पहले किसी भी सैंपल को ना हमने 2-3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेना है, ताकि हम डिफरेंट काम के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि जो फ्रेश टिश्यूज़ है ना उसको अपने फ्रोजन होने से पहले हम उसको क्या करेंगे, बचा लेंगे, किसके लिए, इमीडिएट एनालिसिस के लिए। इसमें आप DNA एक्सट्रैक्शन के लिए, साइटोजेनिक या मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिकल टेक्निक्स के लिए, ठीक है, उन चीज़ों के लिए हम इसको बचा लेंगे, ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसको हम फिक्सेटिव में डाल के अंदर रख देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। आगे वो कहता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो फोटोग्राफी होनी चाहिए आपको, फिजिकल टेक्निक जिसके जरिए आप उसकी माइक्रोस्कोपिकल क्या कर सको, एग्जामिनेशन, सॉरी माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन कर सको, आप उसको देख सको, ठीक है। अदर मटेरियल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि अक्सर औकात क्या होता है कि हमारे पास कोई सैंपल आया ना, उसमें कोई इम्प्लांट लगा हुआ है, फॉरेन बॉडी है, कोई बुलेट है, कोई गाल स्टोन है, तो या मेडिकल डिवाइस है, तो आपने उसके लिए फिर अलहदा से क्या कर लेने चीज़ें, वो भी मतलब एक रिकॉर्ड में रख देनी है, ताकि आप इजीली उसको फिर डिफाइन कर सको, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो डाइसेक्शन जो ब्लॉक्स है ना, ग्रास या कटिंग अप फैसिलिटी है, वो इस काबिल हो कि उसमें हम सारे के सारे क्या रख सकें, अच्छे तरीके से रख सके सैंपल्स को। ये मैं साथ में आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब जो टेबल मेंटेनेंस है डाइसेक्टिंग रूम की, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके आपको वेंटिलेटेड बेंच होना चाहिए, ठीक है, क्लियर डाइसेक्शन जोन होनी चाहिए, और एक आपके पास जो टेबल है ना उस पर आपके पास सारे जो इक्विपमेंट है जिनसे हम कट करते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। उसमें आपके ब्लेड्स, फोर्सेप्स, नाइफ्स, ठीक है, लॉट स्पेसिमेन वगैरह के काटने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है ये वहाँ पे होनी चाहिए। और नीचे आपके पास एब्जॉर्बेंट क्लॉथ होने चाहिए कि अगर उन जो हम सैंपल ले रहे हैं उससे कोई चीज़ लीक हो रही है तो वो वहाँ अब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। आगे हम देखेंगे केसेट्स। केसेट्स बेसिकली सैंपल को रखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें चीज़ों को हम मतलब रख देते हैं और इन फ्यूचर यूज़ के लिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक याद रखना है कि केसेट्स में ना आपने एक दफ़ा में एक ही चीज़ को रखना है, बाकी चीज़ों को आपने नहीं रखना, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद इसने एक नोट दिया है कि आपने अगर केसेट्स में चीज़ों को रखना है ना, तो आपके पास जो सबसे बड़ा यानी कि यूनिट है ना, वो mm में लेना है, ठीक है। 3 mm उसने एक एग्जांपल दी हुई है, लार्जेस्ट है, उससे आपने देना होता है, ठीक है। उसके बाद है मार्जिनल पेंटिंग। ये क्या होता है बेसिकली, अब आपके पास अगर ना बहुत बड़ा सारा एक स्पेसिमन आता है, वो क्या कर रहा होता है कि उसमें ना हमने पेंटिंग की होती है कि इसके ये वाले पार्ट हमने क्या करने हैं, वो कर देने हैं कि इसके फॉर एग्जांपल देखो ना, एक आपके पास स्पेसिमन आया, उसमें आपने ट्यूमर का भी पता लगाना है, कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का भी पता लगाना है, या कोई फॉर एग्जांपल के तौर पे वहाँ इन्फेक्शन है उसका भी पता लगाना है, तो आप उसको पेंट कर दो कि इसकी इस तरह से डाइसेक्शन करनी है। तो ये फिर सर्जन का काम होता है, वो उस हिसाब से डाइसेक्ट करके उनको पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये साथ में आपको दिखा दूंगा। उसके बाद फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी आपके पास माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेन की होनी चाहिए, ये साथ में आपको दिखा दूंगा कैसे आप कर रहे हो। ये एक तो फ्यूचर के लिए भी हो जाती है, दूसरा ये कि ये आपके पास एक रिकॉर्ड होता है कि हमने इसकी इस तरह से ये चीज़ें की हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, तो हम मतलब जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम केसेट्स में रख के, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, एक लैब से दूसरी लैब, या हमने मतलब अक्सर क्रॉस कहते हैं ना, रिसर्च पर्पज़ के लिए क्रॉस स्टडी करनी होती है, तो वहाँ के लिए हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, और फिर हम अच्छे तरीके से इनको कहते हैं ना, इन फ्यूचर भी हम बार बार इस पर क्या कर सकते हैं ना, टेस्ट वगैरह कर सकते हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए। ये जो आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट फिर हम बाद में देखेंगे।